हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के टॉपिक में आज हम देखेंगे इसके कॉज, इसके साइन एंड सिम्टम, इसके कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन और रिस्क फैक्टर आज हम इसमें देखेंगे। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का मैंने जो इंट्रो है आपको पहले वीडियो में बताया। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज और साइन एंड सिम्टम के बारे में और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉजेस से। तो जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का जो मेन कॉज होता है, जो प्राइमरी कॉज होता है, हमेशा यही देखा गया है कि कोई बहुत जोरों से टकराव हुआ हो सर पे या आपकी बॉडी पे, जिस कारण से या तो आपके हेड में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जैसा मैकेनिज्म क्रिएट हुआ हो, या फिर एकदम से ट्रॉमा पड़ा हो, यानी कि झटके से आपके दिमाग में कुछ जोर से लगा हो जो कि बहुत सीवियर हो, जिसकी पावर बहुत तेज हो। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज देखने को मिलता है। और जो इसका डैमेज की डिग्री होती है वो हमेशा डिपेंड करती है कि किस नेचर की इंजरी हुई है, कितना फोर्स का इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, आपका हेड में जो ट्रॉमा हुआ है, जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, वो इस पे डिपेंड करेगी उसकी डिग्रीज कि जो नेचर है इंजरी का। जैसे या तो हो सकता है आप गिर गए हो, कुछ आपके सर पे भारी चीज लग गई हो, या एक दूसरे से टकरा गए हो आप खेलते समय। तो उस कितने फोर्स से आपको वो चीज लगी है, कितने फोर्स से आप उस चीज से टकराए हैं, ये सब डिपेंड करता है। और इस डिपेंडेंस के कारण ही आपका ये तय किया जाता है कि जो डिग्री है डैमेज होने की वो कितनी है। तो अब हम कुछ कॉमन इवेंट्स देखेंगे जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को कॉज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें फॉल से। अगर आप बिस्तर से गिर गए हो, सीढ़ियों से गिर गए हो, ठीक है, या फिर जो डाउन स्टेयर्स आती हैं, नीचे उतरने वाली सीढ़ियां जो बैम्बू वाली आती हैं, उनसे गिर गए हो, नहाते समय स्लिप होके गिर गए हो, या कोई भी और दूसरा तरीके से गिरना। गिरने के कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज से गिर गए हो, थोड़ी ऊंचाई से गिर गए हो जिसकी हाइट हो और नीचे हार्ड सरफेस हो, तो आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। इस तरीके की इंजरियां मोस्टली हम अडल्ट, ओल्डर अडल्ट में देखने को मिलती हैं, ओल्ड एज वाले लोगों में या यंग चाइल्ड में। ठीक है, जो अभी अभी ग्रो हुए होते हैं बच्चे, उनमें। तो फॉल की जो इंजरी होती है हमेशा ओल्डर एडल्ट में या यंग चाइल्ड में देखने को मिलती है। फिर आता है व्हीकल रिलेटेड कोलिजन। ठीक है, तो कार, मोटरसाइकिल और बाइसिकल, इनके जो रोड ट्रैफिक इंसिडेंट होते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉज करते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को। ठीक है, और या फिर जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलते हैं लोग, वो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का, कार का, बाइसिकल का। वो टकरा के एकदम से गिर जाए तो उनमें भी हो सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, और सबसे कॉमन हमारे यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड कोलिजन जो कॉज है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। फिर आता है वायलेंस। किसी ने बंदूक से अगर मार दिया हो, तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के शिकार हो, कोई चाइल्ड अब्यूज या असॉल्ट कोई करता हो बच्चे पे, तो बच्चे को उस कारण भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। या फिर कभी कभार शेकन बेबी सिंड्रोम बच्चे में, न्यू इन्फेंट्स में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अगर बच्चे के सिर को जोर से शेक किया जाए, हिलाया जाए एक ही डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम, जिस कारण से आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी में ऐसे स्पोर्ट्स जिनका बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट होता है और ज्यादा ज्यादा कॉन्टेक्ट स्पोर्ट जो होते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्नूकर, हो गया बॉक्सिंग, हो गया बॉक्सिंग में जो पंच अगर बहुत तेज से दिमाग पे लग गया, तो फुटबॉल हो गया, या तो बॉल ही बहुत तेजी से दिमाग पे लग गई, या फिर आप ही हार्ड सरफेस पे गिर गए हो। बेसबॉल हो गया, लेक्रोज हो गया, स्केटबोर्डिंग हो गया, हॉकी अगर लग गई हो, हॉकी में
और जितने भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स होते हैं और जिनमें हाई इम्पैक्ट या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो होते हैं, उनमें कॉमनली देखने को मिलता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। और ये यूथ में सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, वो हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। फिर आता है हमारा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट और अदर कॉम्बैट इंजरी। जो सैनिक होते हैं, मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं, ये उनमें देखने को मिलती है। अगर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है, तब वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कर सकते हैं, कॉज़ कर सकते हैं, जो ऑन ड्यूटी रहते हैं। वैसे तो इसका जो कॉज़ है, जो कि इसमें कैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है ब्लास्ट के कारण, ये थोड़ा-सा अनअंडरस्टूड है। बट ऐसा माना गया है कि जब ब्लास्ट होता है तो उस हवा में एक वेव का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि आपके दिमाग से होते हुए एकदम से गुजरती है। उस जब ब्लास्ट के टाइम पे आपके हवा में जब वेव्स का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो जब वो वेव्स आपसे टकराते हुए जाती हैं, तब आप या तो गिर सकते हैं या वेव्स इतनी तेज़ पड़ेंगी कि वो ही आपके दिमाग को चकरा देंगी। तो उस टाइम पे ब्लास्ट होने के कारण भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आपको देखने को मिल सकती है, उससे कॉज़ हो सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज़। हमारा था पहला या तो फिर फॉल या स्पोर्ट्स या वॉयलेंस या फिर ब्लास्ट के कारण या फिर मोटर व्हीकल के कारण। इन सब के कारण आपको हो सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अब किसका रेशो कितना है, कितना कॉमन है, हम ये देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मोटर व्हीकल्स वाले जो कॉजेज़ होते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉल वाले कम देखने को मिलते हैं। वॉयलेंस वाले भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोटर व्हीकल्स और वॉयलेंस वाले और रिक्रिएशन वाले हमें कॉजेज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्पटम्स। जब आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाएगा, तो क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपके साइन एंड सिम्पटम्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के होते हैं। इसमें फिज़िकली भी इन्वॉल्व होता है, साइकोलॉजिकली भी इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी-किसी को इसके जो साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं। ट्रॉमेटिक इंजरी के होने के तुरंत बाद ही हो जाते हैं, पर किसी-किसी को कुछ दिनों बाद या कुछ सप्ताह बाद देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर किसी को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, तो उसका ऑब्जर्व करते रहना, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके साथ रहते हैं, वो उन्हें ऑब्जर्व करें और उन्हें कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करने से अगर जो साइन एंड सिम्पटम्स तुरंत नहीं आए हैं, अगर वो बाद में आएँगे, तो वो जल्दी ही पकड़ में आ जाएँगे, उसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो अब इसके साइन एंड सिम्पटम्स हम शुरू करते हैं। तो अगर माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, अब हम ये देखते हैं। तो फिजिकल सिम्पटम्स में पहले हमारा माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अगर फिजिकल सिम्पटम्स देखें, तो हमें हेडेक होगा, सर दर्द होगा, लोकल भी हो सकता है और पूरे सर में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिस एरिया में लगा हो ट्रॉमा, उस लोकल एरिया में आपको सर दर्द हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ही सर में आपको दर्द बना हुआ है। नौजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करता है। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको इंट्रो में कि हमारे दिमाग में सेरिबेलम होता है, जो कि हमारे जो अनकंट्रोल एक्टिविटी है, जैसे सांस लेना, खाना पचाना, उल्टी आना, घबराहट होना, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसका कंट्रोल हमारा सेरिबेलम करता है। तो अगर किसी को ऑसिकुट रीजन में इंजरी हो जाती है, उस कारण से सेरिबेलम पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन लोगों में नौजिया और वॉमिटिंग, मतलब घबराहट और उल्टी जैसा होने का लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर आता है फटीग और ड्रॉशीनेस, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ जान ही नहीं है शरीर में, बहुत थका-थका सा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोता ही रहूं। ठीक है, नॉर्मली हम सोते हैं रात में, कुछ लोग दिन में पावर नैप लेते हैं, पर जिनको ड्रॉशीनेस की दिक्कत होती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वालों को, वो एब्नॉर्मली सो जाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। उनको सिर्फ सोना दिखाई देता है और उनका शरीर थका-थका सा रहेगा, बेजान सा उन्हें लगता है। प्रॉब्लम होती है बात करने में। जब वो कुछ बात करना चाहेंगे, तो उसे उनमें
दिक्कत होगी, ठीक है? उनका सिर चकराएगा और साथ ही साथ उनका जो बैलेंस है वो भी चला जाएगा, ठीक है? वो स्टेबल खड़े नहीं हो पाएँगे, उनका बैलेंस चला जाएगा। तो ये था हमारा फिज़िकल सिस्टम। अब सेंसरी सिम्पटम्स में हमें क्या दिखाई देगा? सेंसरी सिम्पटम्स में हमें जो विज़न होगा ट्रॉमेटिक पेशेंट का, उसका जो विज़न होगा वो धुंधला होगा, कान में एक झन्नाहट जैसी बनी रहेगी और किसी भी चीज़ का स्वाद चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्मेल जो है स्मेल करने की जो क्षमता है उसमें चेंजेस आएगा। जो चीज़ वो पहले स्मेल कर रहे होंगे, हो सकता है या तो वो उसे स्मेल ना कर पाएँ या फिर वो उन्हें अजीब-सा स्मेल दे, हीट जैसा उन्हें फ़ील हो। लाइट और साउंड के लिए उनकी सेंसिटिविटी थोड़ा बढ़ जाएगी। वो लाइट को देखते से अपनी आँखों को बंद करने लगेंगे, साउंड सुनते से अपने कान बंद करने लगेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें उनके सेंसरी सिम्पटम में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव, बिहेवियरल और मेंटल चीज़ों की, ठीक है? तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा, उनका जो कॉन्शियस लेवल है, मतलब जो होश का लेवल है, वो कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए चला जाएगा, ठीक है? जो हम अवेयर हैं, अलर्ट हैं, तो हम कॉन्शियस हैं। अगर हम ये अलर्ट और अवेयर नहीं रहेंगे तो हम अनकॉन्शियस कहलाएँगे। तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए वो अपना कॉन्शियस लेवल को खो देते हैं। और किसी-किसी में भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर वो अपना कॉन्शियस लेवल नहीं खोते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें क्या होता है, घबराहट होती है, हर चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा, वो डिसओरिएंटेड होने लगेंगे, गुमराह जैसे लगेंगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे आया, इस तरीके के सवाल पूछने लगेंगे, ठीक है? फिर साथ ही साथ उनकी याददाश्त जो है, उनकी जो मेमोरी है, उसमें उनका प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कुछ लोगों में इंसिडेंट भूल जाएँ, किसी का चेहरा भूल जाएँ, कुछ बोले फिर भूल जाएँ, तो उनमें हर चीज़ को भूलने की एक सिम्पटम दिखाई देगा। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम दिखाई देगी। वो किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। अगर आप उन्हें कहेंगे कि आपको ये इस उँगली पे फ़ोकस करना है, तो वो उस उँगली पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो उनका कंसंट्रेशन जो है वो चला जाएगा। मूड चेंज हो जाएगा, चिड़चिड़ होना, मूड स्विंग्स आएँगे, परेशान रहना, चिड़चिड़ करना, हर किसी पे चिल्लाना, इस तरीके का उन्हें मूड चेंज और मूड स्विंग्स दिखाई देंगे। बहुत उदास फ़ील होगा, बहुत अजीब फ़ील होगा, जैसे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैं क्यों हूँ? इस तरीके की चीज़ें उन्हें महसूस होगी। सोने में दिक्कत आएगी, दिन में सो जाएँगे पर रात में नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ कभी-कभार कुछ पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि वो सोते ही रहते हैं, यूजुअल टाइम से ज़्यादा सोते रहते हैं, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनके साथ भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो सोते रहते हैं, बट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो अनयूजुअली सिर्फ़ सोते ही रहेंगे, उन्हें सिर्फ़ सोना दिखेगा। फिर अब हम देखेंगे मॉडरेट टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अभी हमने माइल्ड ब्रेन इंजरी के सिम्पटम्स देखे थे, अब हम देखेंगे मॉडरेट टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो मॉडरेट टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में बहुत सारे साइन एंड सिम्पटम्स इंक्लूड होते हैं जो कि माइल्ड इंजरी के भी होते हैं और कुछ अलग से भी होते हैं। तो इसके जो साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं कुछ घंटों में या कुछ दिनों बाद ही दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें फिजिकल सिम्पटम्स हमें दिखाई देंगे कि उनका जो कॉन्शियस लेवल है वो कुछ मिनट और कुछ हावर्स के लिए चला जाएगा। जिनको मॉडरेट टू सीवियर ब्रेन इंजरी होती है उनका जो कॉन्शियस लेवल है वो कुछ मिनट्स और आवर्स के लिए चला ही जाएगा। पूरे टाइम एक सर दर्द बना रहेगा या फिर इतना ज़्यादा तेज़ सर दर्द होगा कि हैंडल नहीं कर पाएँगे। बार-बार उल्टी होना, नौसिया लगना, ऐसा फ़ील होगा। बार-बार झटके, उनको मिर्गी के झटके भी आ सकते हैं या फिर उनके हाथ-पैर के जो मूवमेंट है वो इर्रेगुलर हो जाएँगे। हाथ पे बार-बार उठा रहे होंगे, फेंक रहे होंगे, कुछ भी अपने हाथ-पैर को फेंक रहे होंगे, बार-बार झटके आ रहे होंगे हाथ-पैरों में। इस तरीके के उनमें सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, फिजिकल सिम्पटम जब मॉडरेट टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है। जो हमारी आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो एकदम से डायलेट हो जाएँगी। ये देखिए, ये आपके नॉर्मल आँखों की पुतलियाँ ऐसी रहती हैं। एक साइड की क्या होगी, अगर
वन साइड ज़रा ट्रॉमा हुआ है, एक साइड का आइज़ का इम्पैक्ट पड़ा है, तो एक साइड वाली हो जाएगी। देखिए प्यूपल बीच की जो आपकी पुतली है वो एकदम बड़ी होगी, डायलेट हो गई और किसी-किसी में दोनों पुतलियाँ ही डायलेट हो जाती हैं। तो प्यूपिल्स का जो है डायलिटेशन हो जाएगा। नाक से या आँख से खून भी आ सकता है, सफ़ेद पानी भी आ सकता है और कुछ लोगों में उठने में दिक्कत दिखाई दी गई है, यानी कि अगर वो सो गए हैं तो उनको उठा नहीं पा रहे हैं, वो सोए हुए रह जाते हैं, उनको उठाना मुश्किल होता है, मतलब अगर वो सोए हैं तो सोते ही रह जाएँगे, इस तरीके की भी चीज़ें उन्हें देखने में आती हैं। उनकी पैरों की उँगलियों में और हाथों की उँगलियों में नमनेस रहेगी, एकदम ठंडे पड़े रहेंगे, कमज़ोरी फ़ील होगी और उनका बैलेंस चला जाएगा और कोऑर्डिनेशन चला जाएगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है जब हम वॉक करते हैं, तो अगर लेफ्ट पैर उठा रहे हैं तो राइट हाथ आगे आता है, राइट लेग उठा रहे हैं तो लेफ्ट हाथ आगे आता है। तो ये कोऑर्डिनेशन है कि अपोज़िट साइड के हाथ पर दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन उनका चला जाएगा। अब कॉग्निटिव और मेंटल सिम्पटम्स में हमें उनका कन्फ्यूजन दिखाई देगा, ठीक है? और उनको बहुत एंग्ज़ायटी हो जाएगी, नर्वस हो जाएगी किसी भी चीज़ के लिए, एक लड़ाकूपन आ जाएगा अंदर, बहुत अजीब-सा बिहेवियर वो करेंगे। उनकी स्पीच भी बड़बड़ाई हुई हो जाएगी, वो बोलते-बोलते बड़बड़ा जाएँगे, आपको समझ नहीं आएगा, जल्दी-जल्दी बोल देंगे या बोलते-बोलते लड़खड़ा जाएँगे। इस तरीके का लड़खड़ाई हुई उनकी स्पीच रहेगी। इन पेशेंट्स में कोमा भी देखने को मिलता है और भी जो कॉन्शियस लेवल के डिसऑर्डर होते हैं जैसे वेजिटेरियल स्टेट हो गई इन ये चीज़ें भी उन्हें देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो या तो कोमा हो सकता है या और कोई डिसऑर्डर हुए कॉन्शियस लेवल के तो उन्हें वो देखने को मिलेंगे। अब आते हैं बच्चों की बारी। अगर बच्चों में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है तो वो कैसे पता करें? क्योंकि बच्चे खुद से तो ये नहीं बता पाएँगे कि मेरा सर दुख रहा है, मुझे कोई सेंसरी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कन्फ्यूजन है। ऐसे कोई सिम्पटम बच्चा बोल के तो बता नहीं पाएगा, तो उसे हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। छोटे बच्चों का जब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो उस ऑब्ज़र्वेशन में हमें क्या-क्या चीज़ें नोटिस करनी है, मैं वो बताती हूँ अब। उनका खाने की जो हैबिट होगी, हम बच्चे का खाना डिसाइड रहता है कि वो इस टाइम पे खाएगा, ऐसे खाएगा, क्या नहीं खाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और उनकी नर्सिंग हैबिट्स, दूध पीने का टाइम, सुसु-पॉटी करने का टाइम, ये टाइम भी उनका चेंज हो जाएगा। एक अजीब-सी चिड़चिड़ाहट रहेगी उनमें, रोते रहेंगे पूरे टाइम और आप कितना ही कंसोल कर लो उनको, कितना ही चुप करवा लो, पर वो चुप ही नहीं होंगे, मतलब परमानेंट रोते ही रहेंगे। और साथ ही साथ जब आप बच्चे को अटेंशन देंगे या बच्चे का अटेंशन पाना चाहेंगे, तो उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। यूजुअली कुछ बच्चों हर बच्चे में एक एबिलिटी होती है अटेंशन लेने की, जैसे आप क्लैपिंग करो तो बच्चा आपकी तरफ देखता है। बट इन बच्चों में जिन्हें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, जब आप क्लैपिंग करेंगे तो वो आपको अटेंशन नहीं देगा या फिर थोड़ी देर बाद देगा। तो ऐसे चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। फिर इसके साथ ही उसके सोने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्योंकि बच्चों का सोने का पैटर्न फिक्स होता है। वो दिन में सोएँगे या सुबह सोएँगे या रात में सोएँगे। उनका 3 टाइम का सोने का पैटर्न जो है वो डिसाइड रहता है, फिक्स रहता है। पर उसमें चेंजेस हो जाएँगे। उन्हें झटके भी आ सकते हैं मिर्गी के, उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे और साथ ही साथ वो अजीब-सा महसूस करेंगे, सिर चकराने जैसा महसूस होगा और उनके जो फ़ेवरेट टॉयज़ हैं, जो खिलौने हैं या फ़ेवरेट कोई एक्टिविटी है, उन्हें उसमें करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें दिखाई देगी बच्चे के साइन एंड सिम्पटम्स जब उनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होगी। अब हम इसके देखेंगे रिस्क फैक्टर। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के रिस्क फैक्टर में स्पेशली जो 4 साल के न्यूबॉर्न से लेके 4 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादातर रिस्क होता है कि उन्हें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। यंग एडल्ट्स में 15 से 24 साल के जो होते हैं, उन यंग एडल्ट्स में रिस्क होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का। 60 साल की एज वाले या उससे ज़्यादा वालों में होता है रिस्क ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होने का और ज़्यादातर ये मेल्स में देखने को मिलता है क्योंकि जो पावरफुल एक्टिविटी है, वो ज़्यादातर मेल्स करते हैं और एक रेशो के हिसाब से जो फीमेल्स की राइडिंग और ड्राइविंग स्किल्स है, वो ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो
इन लोगों में रिस्क फैक्टर होते हैं, एज के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं रिस्क फैक्टर, क्योंकि जो बच्चा है छोटा-सा 4 साल तक का, उसको तो वैसे ही समझ नहीं आता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो रिस्क में रहते हैं। यंग एडल्ट्स का ब्रेन उस टाइम डेवलप हुआ होता है। अगर वो फिज़िकली फिट नहीं है, तो उन्हें फॉल यूजुअली जल्दी हो जाता है। 60 साल की उम्र के ज़्यादा वाले उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, डीजनरेट होने लगती हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मेल्स जो किसी भी एज ग्रुप का है, उसमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। जो मेल्स होते हैं, उनमें ये कॉमनली देखने को मिलता है कि उनमें रिस्क रहता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होने का। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन पे। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, कुछ इमीडिएट दिखाई देंगे, कुछ बहुत टाइम बाद दिखाएँगे, बट कॉम्प्लिकेशन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, जो टाइम के साथ-साथ उसका रिस्क बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तुरंत दिखाई देते हैं और बाद में चले जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे अब इनके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे अल्टर्ड कॉन्शसनेस, कि वो कितने अलर्ट हैं अपनी चीज़ों को लेके, कितना अलर्ट नहीं है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद, अब हम ये देखेंगे। तो जो मॉडरेट टू सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, उसका रिजल्ट थोड़ा लंबा चलता है। कभी-कभार उसके कॉम्प्लिकेशन परमानेंट चेंजेस ला सकते हैं पर्सन के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में और रिस्पॉन्सिवनेस में। यानी कि अगर आपको सीवियर टू मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है, तो हो सकता है कि वो जो डैमेज है वो बहुत लंबा चले, परमानेंट भी हो सकता है। इसमें पेशेंट का जो अवेयर रहने का जो स्टेट है उसमें चेंज आ सकता है, उसका रिस्पॉन्स देने का स्टेट जो है उसमें भी चेंज आ सकता है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियस लेवल डिसाइड है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा कॉमा। जो पर्सन कॉमा में जा चुका है वो अनकॉन्शियस है, अनअवेयर है अपने आसपास की चीजों के लिए। वो किसी भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई भी स्टिमुलस आप उन्हें दे देंगे वो उस चीज का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप निडल चबा दीजिए, पेन चबा दीजिए, स्ट्रोक कर दीजिए, कॉटन से स्ट्रोक कर दीजिए, नाक पकड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर पर्सन कॉमा के स्टेट में चला गया है तो वो किसी भी चीज का आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और ये तब देखने को मिलेगा जब आपके ब्रेन का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ हो। मतलब अगर ब्रेन का वाइड स्प्रेड रेंज में डैमेज हुआ हो, बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ हो, तब कॉमा देखने को मिलता है। वैसे तो कॉमा कुछ दिन का या कुछ वीक का भी होता है, किसी की वो कुछ देर के लिए आता है फिर वापस वो अवेयर हो जाते हैं। पर कभी-कभार ये जो कॉमा होता है वो एंटर कर जाता है वेजिटेटिव स्टेट में। ठीक है? कभी-कभार वापस आ जाता है, इंसान नॉर्मल हो जाता है और कभी-कभार ये चला जाता है हमारा वेजेटेटिव स्टेट में। अब हम देखेंगे कि वेजेटेटिव स्टेट क्या होता है? वेजिटेटिव स्टेट भी तभी बन के आती है जब आपके ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा डैमेज हुआ हो। इस स्टेट में क्या होता है, पर्सन अनअवेयर रहेगा उसके आसपास के एरिया से, पर उसकी आंखें खुली रहेगी, वो आवाज कर सकेगा। आप उसकी बॉडी में निडल चबाएंगे, पेन चबाएंगे, वो रिस्पॉन्स करेगा, रिफ्लेक्स करेगा, वो मूव भी करेगा उस पैर को, पर वो अनअवेयर रहेगा इन सब चीजों से, पर उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, आंखें खुली रहेगी और अनकंट्रोल वो कुछ भी साउंड करता रहेगा और आप कुछ भी उसको पिंच करेंगे उसका रिफ्लेक्स भी आएगा, पर वो तब भी अपने आसपास के एरिया से अनअवेयर रहेगा। कभी कभार कॉमा के बाद जो परमानेंट कंडीशन है वो वेजिटेटिव स्टेट की कंडीशन में परसिस्ट होके रह जाती है। कॉमा से पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में आके परमानेंटली वो उसी स्टेट में रह जाता है। पर कभी कभार ये प्रोग्रेस करके एक मिनिमली कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मिनिमली कॉन्शियस स्टेट क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड होती है। ठीक है? इसमें सेल्फ अवेयरनेस के कुछ साइन दिखाई देते हैं, अवेयरनेस रहती है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए। जिस जगह पे आप हैं, उस जगह के एनवायरनमेंट के लिए आप अवेयर रहेंगे, अपनी चीज़ों के लिए भी अवेयर हो जाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का पेशेंट। और कभी-कभार ये जो ट्रांज़िशन होता है आपका कोमा से वेजिटेटिव कंडीशन में,
इस कंडीशन में आपकी रिकवरी बहुत अच्छी आ जाती है। पर अगर कॉमा परसिस्ट हो गया है परमानेंट, तो वहां से अगर रिकवरी नहीं आ पा रही है तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम की कंडीशन बन जाती है। मिनिमली कॉन्शियस स्टेट में भी अगर पेशेंट आ गया है तो भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेशन रहा अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ब्रेन डेथ। अब इसमें क्या होता है ब्रेन डेथ में कि आपका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा और आपका ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर देगा। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन स्टेम जो होता है हमारे जो अनयूजुअल एक्टिविटी है जो हम खुद से नहीं करते हैं, जैसे सांस लेना, सोना, खाना पीना, खाना पचाना, ये हम बॉडी हमारी खुद करती है। तो अगर ये चीजें ही बंद हो गई हैं तो ब्रेन डेथ हो जाती है। इस तरीके के जो पर्सन रहते हैं अगर वो वेंटिलेशन के सपोर्ट पे हैं, तो जैसे ही आप वेंटिलेशन से हटाएंगे तो उनके सडन हार्ट फेलियर के कारण, ब्रीदिंग इश्यूज के कारण तुरंत 1-2 मिनट में ही डेथ हो जाती है। और जो हमारी ब्रेन डेथ होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। एक बार किसी का माइंड ब्रेन डेथ की कंडीशन में चला गया है तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता है। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बहुत सीवियर होती है अगर वो ब्रेन डेथ की कंडीशन में चली जाए तो। अब हम देखेंगे फिजिकली कॉम्प्लिकेशन। फिजिकली क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो इसमें है सीजर्स यानी कि झटके आना। कुछ लोगों को डेवलप हो जाता है झटके आना, मिर्गी के दौरे पड़ना ब्रेन इंजरी के बाद। और किसी किसी को ऐसा होता है कि बहुत अर्ली स्टेज में ही आ जाता है और किसी किसी को बहुत सालों बाद आता है। या फिर पहले अगर किसी को रहा हो आपका मिर्गी आने का कंडीशन, तो उनमें ये ट्रॉमा होने के बाद ये कंडीशन वापस से बन जाती है। यानी कि जो ओल्डर सीजर्स के पेशेंट होते हैं जिनको पहले झटके आए हुए रहते हैं मिर्गी के, और अगर उनमें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उनको ये वापस होने लगता है, या तो तुरंत शुरू हो जाता है या कुछ टाइम बाद शुरू होता है। अब आता है हमारा हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस मतलब होता है कि फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ही फ्लूइड का बढ़ जाना, बन जाना, जिससे वो प्रेशर डालने लगे हमारे ब्रेन पे। मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं रहता है, हमारे ब्रेन में रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। व्हाइट कलर का मैटर होता है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे ब्रेन में जितने भी स्पेसेस है उसमें रहता है। तो अगर ये बढ़ गया है आपके दिमाग में तो ये प्रेशर क्रिएट करने लगता है कहाँ पे, आपके ब्रेन के ऊपर। ठीक है। और ये प्रेशर क्या करता है, आपके ब्रेन स्वेलिंग को बढ़ा देता है, जिस कारण से आपको और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ये देखिए ये हाइड्रोसेफेलस अगर इतने से एरिया में है, तो जब अगर ये बढ़ जाएगा, जो हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो इतने से एरिया में है, ये बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा और प्रेशर क्रिएट करने लगेगा ब्रेन पे, और ये स्कल से जाके टकराने लगेगा हमारा ब्रेन, जिसके कारण की और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा इन्फेक्शन। तो अगर स्कल का फ्रैक्चर हो गया है या कुछ घाव बन गया है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण, जिसके कारण क्या आपकी जो मेनिंजेस है, जो प्रोटेक्टिव लेयर मैंने आपको बताई थी ब्रेन के ऊपर आती हैं, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एरिकनॉइड मैटर, ये मेनिंजेस होती है हमारी। अगर ये भी डैमेज हो गई हैं तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इंफेक्शन इजीली हमारे ब्रेन में एंटर कर सकता है। उस कारण से हमें मेनिंजाइटिस हो सकता है, जो कि काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो वो कंडीशन आपके मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है ब्रेन के लिए। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स डैमेज की। तो बहुत सारी छोटी बड़ी ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन में रहती हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण, तो उस कारण से स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड क्लॉट जैसी और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस भी हो सकता है, एक साइड का पैरालिसिस या दोनों साइड का पैरालिसिस या एक हाथ का पैरालिसिस, कोई भी पैरालिसिस की कंडीशन देखी जा सकती है ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के कारण। हेडेक देखने को मिलता है, बहुत कॉमनली हेडेक बना रहता है, जाता ही नहीं है, पूरे दिन बना रहता है या जाता है तुरंत आ जाता है, तो इस तरीके का
हेडेक बना रहेगा, कभी कभार वीक तक बना रहता है, कभी कभार महीनों तक बना रहता है। तो इस तरीके का आपको हेडेक बना रहेगा पूरे टाइम पे। कुछ कुछ लोगों को आधे सर में भी दर्द होता है, किसी किसी को हाफ ब्रेन में पेन होने लगता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट को उसको माइग्रेन की कंडीशन भी कहते हैं। तो माइग्रेन जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। अब आता है वर्टिगो। बहुत सारे लोगों में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पास वर्टिगो की कंडीशन देखी जाती है। वर्टिगो में क्या होता है, आपका जो रेटिकुलर सिस्टम होता है उसमें अगर इंजरी हो जाए, उसमें कंप्रेशन या ब्लॉक आ जाए, तो फिर हमारे बैलेंस जैसी चीजें, चकराने जैसी, सिर चकराने जैसी, घबराहट जैसी चीजें हमारी और बढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशन को वर्टिगो कहते हैं। तो जब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की कॉम्प्लिकेशन अगर वर्टिगो हो गया है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। किसी किसी में ये कंडीशन बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ ही वीक में आ जाती है, किसी किसी में महीनों बाद आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आ गई है, फिर वो रिकवर हो गई, फिर कुछ टाइम बाद फिर आ गई। ठीक है, कभी कभार किसी को ऐसा होता है कि वो हमेशा बनी रहती है, तो उसे हम पोस्ट कंकशन सिम्टम भी कहते हैं। अगर कंडीशन परसिस्ट होके बनी है तो उसे हम पोस्ट कंकशन सिंड्रोम कहते हैं। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या करती है, जो हमारा स्कल है, अगर वहां पे बहुत तेजी से कुछ ब्लो हुआ है तो वो क्या करेगा, नर्व डैमेज कर देगा हमारी क्रीनियल नर्व्स का, जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं। उन नर्व्स का अगर डैमेज हो गया है तो क्या हमें चीजें देखने को मिलेगी वर्टिगो में। वर्टिगो में तो हमें ये सर चकराने वाली कंडीशन दिखाएगी, क्योंकि हमारी रेटिकुलर सिस्टम अगर डिसफंक्शन हो गया है तो। पर अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है और हमारे स्कल ने प्रेशर डाला है हमारे क्रेनियल नर्व पे, तो क्रेनियल नर्व क्या करेगी, पैरालिसिस होगा हमारे फेशियल मसल्स का। ठीक है, हमारा फेस का पैरालिसिस हो जाएगा, चेहरे के जो सेंसेशन है वो चले जाएंगे, सूंघने में और स्वाद में चेंजेस दिखाई देंगे। हम या तो हमारा विजन चला जाएगा या हमें दो दो दिखाई देगा, एक आंख हम बंद करेंगे तो वही चीज हमें दो दो दिखाई देगी। ब्लरी विजन कहते हैं, मूवीज वगैरह में हम देखते हैं कि दो विजन हो जाते हैं, तो उस तरीके का दो विजन हमें दिखाई देगा। खाना निगलने में दिक्कत होगी, सिर चकराएगा, कानों में हमेशा एक रिंग बजती रहेगी, बिन 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 सी आवाज हमेशा बनी रहेगी, और हमारा जो सुनने की क्षमता है वो भी चली जाएगी। तो ये हमारा दिखाई देगा अगर हमारे क्रेनियल नर्व डैमेज हो गए हैं तो। अब हम बात करेंगे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम की, जो बौद्धिक शक्ति होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा। तो जो ये ब्रेन इंजरी का इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, ये किसी किसी में तुरंत आ जाएगी, किसी किसी में बहुत बाद में आएगी, पर इसका जो चेंज होने का एक्सपीरियंस है ये ऑब्जर्व करने के बाद ही हम पता कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स की। ठीक है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स में हमें क्या क्या दिखाई देगा, मतलब जो हम अनुभूति लेते हैं किसी चीज की, ठीक है, जो हमें अनुभूत होता है वो दिक्कतें होंगी। तो मेमोरी, सबसे पहले मेमोरी, याददाश्त की दिक्कत होगी, कुछ सीखने में दिक्कत होगी, और जो रीजनिंग जो होती है चीजें, किसी चीज के रीजन को सॉल्व करना या फिर किसी चीज का रीजन पता करना, उस रीजनिंग वाली चीजों में हमें दिक्कत होगी। जजमेंट करने में दिक्कत होगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्या पतला है क्या मोटा है, क्या हल्का है क्या भारी, इस तरीके के जजमेंट में दिक्कतें होती हैं। अटेंशन नहीं हो पाता है किसी चीज का पे, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है किसी चीज पे, तो ये हमें कॉग्निटिव में दिखाई देती है। अब कुछ फंक्शनिंग प्रॉब्लम में, जैसे किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पर्सन वो नहीं कर पाएगा अगर मॉडरेट टू सीवियर इंजरी हुई है। हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं, हम टीवी भी देख लेंगे, फोन चला लेंगे, हम पढ़ते पढ़ते दो काम और कर लेंगे, खाना बनाते बनाते बातें भी कर लेंगे, मतलब हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं। एक इंसान बहुत सारे मल्टी टास्किंग काम करता है, तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की कॉम्प्लिकेशन में वो ये नहीं कर पाएगा, किसी चीज को ऑर्गेनाइज वे में नहीं चला पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो नहीं सीक्वेंस के साथ चला पाएगा, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाएगा। हम
अपने डेली लाइफ में फट-फट डिसीजन लेते हैं, विदिन अ सेकंड डिसीजन लेते हैं, पर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट डिसीजन नहीं ले पाएँगे। और कोई भी टास्क हो, उसको शुरू करने और खत्म करने में बहुत दिक्कत होगी। टास्क तो वो ले लेंगे, पर उसको शुरू करने में और खत्म करने में उन्हें बहुत घबराहट होने लगेगी, बहुत दिक्कत आने लगेगी। अब आता है हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दोनों जो है बहुत कॉमन होती हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, ठीक है? इस कारण से ही पेशेंट्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है, बहुत टकराव देखने को मिलता है, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी और एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए भी, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो बोल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, लिख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, तो उन्हें बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कम्युनिकेशन की कॉम्प्लिकेशन में। तो इस कॉम्प्लिकेशन में उन्हें चीज़ें बोलने में और समझने में और लिखने में दिक्कत होगी। वो किसी चीज़ को बोल नहीं पाएँगे और लिख नहीं पाएँगे। साथ ही साथ कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है तो उसको भी समझ में नहीं आ पाएगा। और किसी भी थॉट्स को या आइडिया को हम कितना ऑर्गेनाइज़ वे में बताते हैं कि यार मेरे ऐसे थॉट्स हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे ये आइडियाज़ हैं, तो वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। किसी भी कन्वर्सेशन में बात करने में बहुत दिक्कत होगी। वो उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाहेंगे पर अनेबल रहेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे, उन्हें शब्द नहीं मिलेंगे। तो उन्हें कन्वर्सेशन के जैसे मैंने अभी बोला कि वो किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के उनके पास शब्द नहीं रहेंगे, उसे मोड़ने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी टोन रहे बात करने की, कभी-कभार बहुत तेज़ पिच में बोलेंगे, कभी-कभार बहुत धीमे हो जाएँगे, कभी-कभार वो इमोशनलेस हो जाएँगे, कभी-कभार वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन और इमोशन के साथ उस चीज़ को बताएँगे। तो इस तरीके के उन्हें प्रॉब्लम दिखाई देंगे उनकी टोन में। और हम लोग क्या होता है वर्बल सिग्नल्स में भी बात कर लेते हैं। वर्बल सिग्नल्स होते हैं आँखों से बात करना, मुँह से बात करना, इशारे इशारे करके बात करना मुँह से या लिप सिंक करना। तो वो लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएँगे। कोई उनसे अगर नॉन वर्बली सिग्नल्स के थ्रू बात करेगा, तो उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। साथ ही साथ उनको क्या होगा कि जो हम जब कोई जब हम किसी को सुनते हैं, तो उसके जो संकेत होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो वो अपनी उँगली दिखाते हैं कि आप ये देखिए। जो उँगली से पॉइंट करके हम चीज़ें दिखाते हैं, संकेत करके जो चीज़ें बताते हैं, वो उन्हें नहीं समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। साथ ही साथ उनमें ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि उन्हें अपनी कन्वर्सेशन कब खत्म करनी है और कब शुरू करनी है। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कन्वर्सेशन कब शुरू करनी है और कब खत्म करनी है। और साथ ही साथ जो हम मसल्स पे अगर हमारे कोई लिख देता है कुछ, जैसे किसी ने ए लिखा तो हम फट से पहचान जाते हैं क्योंकि हमें याद है कि ए वर्ड कैसे लिखा जाता है। ए की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, पर उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं बनेगी, उनकी मसल्स में ही कुछ कोई लिखेगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा। अब साथ ही साथ अब देखेंगे हम बिहेवियरल चेंजेस कि क्या बिहेवियरल चेंजेस दिखाई देते हैं। तो जिन लोगों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। उनमें सेल्फ कंट्रोल जो होता है, वो चला जाता है। जो अवेयरनेस होती है, जो एक खुद को अवेयर करने की जो क्षमता होती है, वो चली जाती है। बहुत रिस्की बिहेवियर हो जाता है, हर चीज़ में बहुत रिस्की फ़ील करते हैं वो कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये हो जाएगा, मैं रिस्क में हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। इस तरीके का रिस्की बिहेवियर करते हैं और सोशल सिचुएशन से दूर रहते हैं। जो सोशल सिचुएशन बनती हैं, जो सोशली हम चीज़ों को देखते हैं, उनकी जो सिचुएशन बनती है, उसको सॉल्व करने में, समझने में बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए अग्रेसिव भी हो जाते हैं वो लोग और वर्बली और फिज़िकली भी वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर करने लगते हैं। अब आता है हमारा इमोशनल चेंजेस। तो इमोशनल चेंजेस में वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली उनमें मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, चिड़चिड़े हो जाएँगे और लैक ऑफ एम्पैथी देखी जाएगी, गुस्सा होगा, रातों में नींद नहीं आएगी, ये उनके इमोशनल चेंजेस दिखाई देंगे।
सेंसरी प्रॉब्लम में हमेशा पूरे टाइम उनके कान में कुछ भिनभिनाहट की एक रिंगिंग चलती रहेगी, कुछ रिंग बज रही हो जैसे कान में, ठीक है। वो किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप उनके हाथ में एक पेन दे देंगे, फिर उसके बाद एक बेलन दे देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट को याद ही नहीं रख पाएंगे कि क्या पतला था और क्या मोटा था। साथ ही साथ उनके हाथ के और आई के कोऑर्डिनेशन चले जाएंगे। जैसे हमने किसी को बोला कि आप ये एक उंगली पे आपको फोकस करना है अपनी आंखों से, तो आप जहां जहां उंगली लेके जाएंगे उनको वहीं वहीं अपनी आंख भी लेके जानी है। आप ऐसी कमांड दे किसी को, तो वो ये चीज नहीं कर पाएंगे। आप जहां हाथ लेके जाएंगे अपना, वो अपनी आंखें वहां नहीं लेके जा पाएंगे, या कहेंगे कि मेरा सर चिकरा रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है। तो ये चीजें उनके जो हाथ का और आंखों का जो मूवमेंट है, वो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। साथ ही साथ वो जब देखेंगे किसी चीज को, तो उनको एक काले कलर का धब्बा वहां पे ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। कि जब मैं किसी चीज, वो ऐसी कंप्लेन करेंगे कि मैं जब किसी चीज को देखता हूँ तो मुझे उस चीज के बीच में एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई देता है, या फिर वो चीज मुझे दो दो दिखाई देती है, ठीक है। उन्हें एक ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देगा और उनका विजन जो है वो डबल विजन हो जाएगा। साथ ही साथ उनका टेस्ट जो है मुंह का, वो कड़वा लगेगा उन्हें, खराब स्मेल आएगी, और सूंघने में भी डिफिकल्टी आ सकती है। किसी चीज को अगर वो सूंघेंगे तो उसमें उन्हें दिक्कत हो सकती है। उनका जो टेस्ट है वो कड़वा कड़वा होने लगेगा। स्किन में हमेशा ऐसा महसूस होगा कि कुछ चींटी जैसा काट रहा हो, टिंगलिंग जैसा लगेगा, कुछ चींटी जैसी चल रही हो। उनको दर्द होगा और इचिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे लोगों में सिर चकराने के कारण बैलेंस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, कि उनका बैलेंस जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। अब आता है डीजनरेटिव ब्रेन डिसीज। ये इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, डीजनरेटिव ब्रेन डिसीज, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो रिलेशन है डीजनरेटिव ब्रेन डिसीज का और ब्रेन इंजरी का, ये अभी तक अनक्लियर है। इसको समझ नहीं आ पा रहा है किसी को कि ऐसा क्यों होता है कि जब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसमें हमारे ब्रेन में डीजनरेशन शुरू हो जाता है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की कि क्यों होता है डीजनरेटिव चेंजेस, बट इसका कोई सॉलिड रीजन सामने नहीं आ पाया है, ठीक है। कि जब भी ब्रेन इंजरी होती है तो कुछ और फर्दर डीजनरेटिव कंडीशन ब्रेन के साथ कैसे आ जाती है, तो रीजन तो पता नहीं है। बट हाँ, कंडीशंस कुछ है जो हमें पता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि एल्जीमर डिसीज, इसमें क्या होता है, धीरे 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 याददाश्त चली जाती है और जो सोचने की क्षमता है वो चली जाती है। एल्जीमर डिसीज में हमारी याददाश्त जो होती है वो धीरे धीरे चली जाती है, और हमारी सोचने की क्षमता भी जो होती है वो चली जाती है। पार्किंसंस डिसीज, धीरे धीरे इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो मूवमेंट होता है शरीर का, वो नहीं हो पाता है। बहुत झटके आते हैं हमें शरीर में, कठोर हो जाती है हमारी मसल्स, और हम बहुत स्लो हो जाते हैं पार्किंसन डिसीज में। डिमेंशिया पुग्लिस्टिका, इसमें क्या होता है, अगर बार बार आपको सर पे कोई झटके लग रहे हैं, ये अक्सर बॉक्सिंग में देखने को मिलता है कि बार बार अगर बॉक्सर्स के सर पे पंच पड़ रहे हो तो उसे डिमेंशिया और मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनको ट्रिगर्स वाली चीजें कंप्लेन देखने को मिलती हैं। तो ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशन, कि अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन पे, कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो हमें हमेशा सीट बेल्ट और एयर बैग्स को अपने कार में रखना चाहिए। सीट बेल्ट हमेशा कार में लगे हुए आते हैं, एयर बैग्स वाली ही कार लें। तो ये जो सीट बेल्ट और एयर बैग्स हैं, ये हमारे बहुत अच्छे से बचाव करते हैं एक्सीडेंट के टाइम पे। साथ ही साथ अगर बच्चे के साथ आप कार में जा रहे हैं तो हमेशा बच्चे को कार की पीछे वाली सीट पे बिठाएं, और उसके हिसाब से प्रॉपरली एक सीट भी अरेंज करें, सेफ्टी मेजर से करें। उसको हमेशा सीट के साथ बांधे ताकि अगर कोई झटका लगे तो एकदम से आगे को ना आए। और जो उसकी बूस्टर सीट है वो हमेशा साइज और उसके वेट के हिसाब से लें। जितना आप उसमें कम करेंगे तो झटके लगने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमेशा अपने कार में सीट बेल्ट और एयर बैग का इस्तेमाल करें,
और उन्हें रिपेयर करवाते रहें टाइम टू टाइम। साथ ही साथ कभी भी ड्रंक करके कोई मेडिसिन लेके कभी भी गाड़ी नहीं चलाएं, ठीक है? क्योंकि ये जो अल्कोहल है और जो ड्रग्स है, किसी बीमारी की ही आप अगर मेडिकेशन ले रहे हो तो उसमें थोड़ी सी सिडेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप उसको लेने के बाद अल्कोहल या ड्रग्स लेने के बाद अगर आप ड्राइव करेंगे तो अगर झपकी लग गई तो भी चांसेस होते हैं कि आपको ये हो सकता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इसलिए कभी भी अल्कोहल और ड्रग्स यूज के बाद गाड़ी ना चलाएं। हेलमेट पहने। जो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्केटबोर्ड खेलते हैं, स्नो मोबाइल खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी अगर कोई करता है, बास्केटबॉल खेलना, स्कीइंग करना, स्केटिंग करना, तो हमेशा प्रोटेक्टिव गार्ड पहने, हेलमेट पहने, नी कैप पहने। जितने भी प्रोटेक्टिव गार्ड्स होते हैं किसी भी खेल के, वो सभी पहनने चाहिए और गाड़ी चलाते टाइम सभी को हेलमेट लगाना चाहिए। साथ ही साथ हमेशा जब भी आप कभी रोड क्रॉस करें या रोड पे चलें तो सिर्फ रोड पे ही ध्यान दें। कभी भी रोड पे क्रॉस करते टाइम, वॉक करते टाइम कभी भी आप अपना फोन यूज ना करें, टैबलेट यूज ना करें या कोई भी स्मार्ट डिवाइस यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है और आपका ध्यान रोड से हट जाता है, जिस कारण से अल्टीमेटली आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है टकराव के कारण। ठीक है? और गिरने से कैसे बचें? तो गिरने से बचने के लिए जो बूढ़े लोग होते हैं, स्पेशली ये उनके लिए है कि जो हमारे घर में ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनके लिए हमेशा अपने बाथरूम में हैंड ड्रिल्स लगाएं, पाइप लगवा के रखें, जिनसे वो पकड़ के चल सकें, बैठ सकें और अगर स्लिप हो तो उसे पकड़ सकें। साथ ही साथ अपने बाथ टब या शॉवर के पास नॉन स्लिप वाला मैट रखें। ठीक है? जो कालीन वाला एरिया है उसको हमेशा क्लीन रखें, ज्यादा स्लिपरी ना रखें, थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला रखें। और सीढ़ियों के दोनों तरफ ही हैंड ड्रिल्स या फिर डंडे लगवा के रखें, जिसको पकड़ के आसानी से चढ़ा जा सके या उतरा जा सके। फिर हमेशा अपने घर में ज्यादा रोशनी रखें, स्पेशली सीढ़ियों वाले एरिया पे। साथ ही साथ क्या करें, जो सीढ़ियों वाला हिस्सा है या घर पे कोई भी कोना है अगर वो अव्यवस्थित है तो उसे हमेशा साफ करके रखें, साफ सुथरा बना के रखें। अगर कोई टकरा के गिर गया तो भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के चांसेस होते हैं, इसलिए घर को साफ रखें। आंखों का उनका जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनकी आंखों का प्रॉपर चेकअप करवाते रहें और रेगुलर एक्सरसाइज भी करवाते रहें। बच्चे कैसे बचे इन चीजों से? तो हमेशा बच्चों के लिए बच्चों पे नजर रखें, ठीक है? और सेफ्टी गेट्स को इंस्टॉल करके रखें स्टेयरवे के पास। और जो कालीन जो होती है हमारी, उसको स्टेयर्स के पास से हटा के रखें, दूर रखें, नहीं तो पैर फंस सकता है बच्चों का और वो गिर सकते हैं। विंडो गार्ड लगवा के रखें जिससे कि वो खिड़की से बाहर कूदे तो गिरे ना। साथ ही साथ बाथटब और शॉवर के पास नॉन स्लिपरी मैट भी रखें। और जब प्लेग्राउंड में बच्चा खेलने जाए तो ऐसे मटेरियल या ऐसे प्रोटेक्टिव गार्ड में पहनाएं जो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा रेत में अगर खेले तो ज्यादा सही है, क्योंकि रेत में वो धमस के साथ गिरेगा तो उसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी चांसेस नहीं रहेंगे। और अगर जो कोने होते हैं घर के कोने वहां पे कालीन बिछा है तो उसे कटवा दें और सिक्योर तरीके से लगा के रखें। ध्यान दें कि आपका बच्चा आग वाली जगह पे ना खेले और बालकनी वाली जगहों पे ना खेले। तो ये रहा आज का हमारा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का कॉज, साइन एंड सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन और रिस्क फैक्टर। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, ये आपको हेल्दी रहने में, फिट रहने में मदद करे। थैंक यू सो मच।